हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी फाइनल ईयर। आज की न्यूक्लियर की क्लास में हम नाभिकीय द्रव बुंद मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन तथा पैकिंग फ्रैक्शन, बाइंडिंग फ्रैक्शन, इन सब चीजों के आधार के ऊपर किसी नाभिक के स्थायित्व, उसमें से प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को निकालने के लिए एवरेज एनर्जी, इन सब चीजों के बारे में पढ़ लिया था। अगर किसी भी नाभिक में से कोई भी न्यूक्लियर निकालना है, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, उनमें से किसी भी एक न्यूक्लियर को निकालना हो तो एवरेज एनर्जी किसी भी नाभिक के पास में किसी भी नाभिक को कितनी एवरेज एनर्जी हमको देनी पड़ेगी ताकि उसके पास उससे एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन को निकाला जाए। उसका मान निकाला था जो कि 8.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आया था। अब ये सारी चीजें पढ़ने के बाद में हमने ये भी देखा था कि कौन सा नाभिक अधिक स्थायी है, कौन सा नाभिक कम स्थायी है। उस आधार पर मैंने आप लोगों को बताया था कि जिन नाभिकों का परमाणु द्रव्यमान संख्या का मान 20 से कम या 180 से अधिक होता है उनमें रेडियोधर्मी समस्थानिक पाए जाते हैं, जिसके कारण उनमें से प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को निकालना आसान होता है या उनका युग्मन नहीं होता प्रोटॉन न्यूट्रॉन का। तो उसमें से प्रोटॉन न्यूट्रॉन को निकालने के लिए बाइंडिंग एनर्जी का मान, प्रति न्यूट्रॉन बाइंडिंग एनर्जी का मान एवरेज बाइंडिंग एनर्जी से भी कम होता है। इस वजह से वो कम स्थायी होते हैं। दूसरी चीज, जिन नाभिकों के अंदर मैजिक नंबर के बराबर प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की संख्या होती है, उन नाभिकों के अंदर प्रोटॉन या न्यूट्रॉन क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ में युग्मन के रूप में होते हैं। उस वजह से बाइंडिंग एनर्जी अधिक, प्रति न्यूट्रॉन बाइंडिंग एनर्जी अधिक आवश्यकता होती है तथा हमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन को फ्री करना है तो बहुत ही अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो इस आधार के ऊपर हमने नाभिकों के स्थायित्व के बारे में पढ़ा था तथा पैकिंग फ्रैक्शन के आधार के ऊपर बताया था कि जिसके लिए पैकिंग, जिन नाभिकों के लिए पैकिंग फ्रैक्शन का मान पॉजिटिव होगा तथा जिन नाभिकों के लिए पैकिंग फ्रैक्शन का मान नेगेटिव होगा, उनमें से दोनों में से एक नाभिक जिनमें पॉजिटिव है वो तो रेडियोधर्मी समस्थानिक को प्रदर्शित करते हैं, जिनके लिए नेगेटिव मान है वो किसी भी समस्थानिक को नहीं प्रदर्शित करते। उस वजह से वो स्थायी होते हैं तथा पॉजिटिव वाले अस्थायी नाभिक कहलाते हैं। तो ये सब चीजें हमने पैकिंग फ्रैक्शन तथा नाभिकों के अंदर जो प्रति न्यूट्रॉन बाइंडिंग एनर्जी उसके आधार पर हमने पढ़ लिया था। अब आज वाली क्लास के अंदर जो नाभिक के अंदर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन जो होते हैं उनकी अवस्था तथा उनके कारण जो नाभिक का बड़ा होना या छोटे नाभिक के अंदर विखंडन होना, उन सब के बारे में नाभिकीय द्रव बुंद मॉडल के आधार पर बताया जाता है, जिसमें नाभिक को एक द्रव बूंद के समान माना जाता है तथा उस द्रव बूंद के अणुओं के समान प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को माना जाता है, जिसके आधार के ऊपर नाभिक के निर्माण, नाभिक के संघनन, नाभिक के विखंडन, बड़े नाभिकों का अस्तित्व होना या न होना, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इस नाभिकीय द्रव बुंद मॉडल के अंदर को बताने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि हम लोगों ने अभी तक जितनी भी चीजें पढ़ी, मास डिफेक्ट वगैरह, उन सब के आधार पर हमने स्थायित्व को पता कर लिया। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद हमको ये मालूम है कि नाभिक जो होता है उसमें दो अवयव होते हैं, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। पर इन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन किस अवस्था में होते हैं, ये किस प्रकार से इस नाभिक के अंदर व्यवस्थित होते हैं, किस जगह पे प्रोटॉन होता है, किस जगह पे न्यूट्रॉन होता है, इन दोनों के बीच में किस प्रकार से अट्रैक्शन वगैरह होता है, उन सब अट्रैक्शन के बारे में तो फिर भी हम कह सकते हैं कि नाभिक के बल के प्रभाव में एक दूसरे के साथ में बंधित होते हैं या उससे नाभिक के अंदर उपस्थित होते हैं। पर इनकी व्यवस्था कैसे, ये नाभिक पर किस जगह पर स्थित हो सकते हैं या इनकी स्थिति क्या है इस नाभिक के अंदर, उसके बारे में कोई भी विवेचना या कोई भी स्पष्टीकरण नहीं था। तो इस व्यवस्था के बारे में कोई भी विवेचना न होने के कारण जो इस नाभिक की जो व्यवस्था होती है, जो अलग अलग छोटे छोटे नाभिक होते हैं उनसे बड़े नाभिक का बनना या बड़े नाभिकों से छोटे नाभिकों का बनना, उसके लिए दो मॉडल दिए गए। इसमें पहला मॉडल जो था नाभिकीय द्रव मॉडल तथा जो दूसरा मॉडल था वो कौन सा था, सेल मॉडल। सेल मॉडल के द्वारा किसी भी नाभिक के अंदर अलग अलग कक्षा के अंदर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के भरण पोषण के आधार के भरने की जो व्यवस्था थी या भरने के लिए जो क्रम दिया गया, उसके लिए सेल मॉडल का यूज किया गया। लेकिन द्रव बुंद मॉडल के द्वारा हमने नाभिक को किस अवस्था के रूप में माना, किसके रूप में माना, नाभिक को किसकी जैसा एक द्रव बुंद की तरह माना। पहला पॉइंट जो द्रव बुंद मॉडल था उसका तो यही मॉडल, इस मॉडल का सबसे पहला पॉइंट था, जो सबसे पहली अभिप्राय थी वो ये कि जो नाभिक
द्रव बूंद के अंदर क्या है? H2O के अणु है। ये H2O के अणु जो होते हैं वो नाभिक के अंदर वही कभी नाभिक के अंदर जो H2O के समान किसको माना गया? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। तो द्रव मॉडल के अंदर द्रव के अणु होते हैं वो किसके समान होते हैं? नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के समान उनको माना गया। मतलब जिस प्रकार से द्रव के अंदर जल के अणु होते उसी प्रकार से नाभिक के अंदर जल के अणुओं के समान क्या होते हैं? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। ये तो सबसे पहला पॉइंट था। और दूसरी चीज ये कि जो ये मॉडल प्रतिपादित किया गया वो किसके द्वारा? नील्स बोर के द्वारा प्रतिपादित किया, जिसने सबसे पहले अभिक्रिया में यही बताया था कि कोई भी द्रव बूंद है उस द्रव बूंद के अंदर उसके जो अवयव होते हैं उसके अंदर जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं? वो द्रव बूंद जिससे बनी हुई थी वो अलग अलग जल के अणुओं से बनी हुई होती है। उसी प्रकार से किसी नाभिक का जो निर्माण होता है वो उसके अवयवों के द्वारा होता है। और नाभिकों के अंदर जो अवयव होते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन वो द्रव बूंद के अंदर उपस्थित द्रव के अणु या जल के अणुओं के समान होते हैं। तथा इसी के अंदर दूसरी जो इसकी अभिक्रिया थी वो ये थी कि जो द्रव बूंद है वो नाभिक के भांति होती है, जो नाभिक के समान होती है। तथा इसकी जो त्रिज्या जो होती है वो किसके द्वारा दी जाती है? R बराबर R की पावर 1/3 से इसकी त्रिज्या जो नाभिक की त्रिज्या जो है वो इसके द्वारा परिभाषित की जाती है। तीसरा पॉइंट जो था ये क्या है? नाभिक की त्रिज्या। तीसरा पॉइंट ये था कि कोई भी नाभिक है तो उनके अणुओं की त्रिज्या क्या है? नाभिकीय बल होता है। जिस प्रकार से ये नाभिकीय बल जो द्रव बूंद मॉडल था उसके अनुसार नाभिकीय बल जो होता है वो हमेशा किसके रूप में होता है? द्रव बूंद मॉडल के द्रव की बूंद के अंदर हमेशा अंतर आणविक बल, क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि द्रव की बूंद के अंदर जो अणु होंगे वो एक दूसरे के साथ में क्या होंगे? किसी न किसी बंध के साथ में एक दूसरे से जुड़े होंगे। और ये बॉन्डिंग जो होती है ये किसके कारण? अंतर आणविक बलों के कारण होती है। मतलब अगर किसी भी द्रव बूंद का निर्माण हुआ है तो वो जल के अणुओं के द्वारा हुआ है। तथा ये जल के अणु जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ में किससे? अंतर आणविक बलों से जुड़े हुए होते हैं। इसका मतलब हुआ कि एक दूसरे के पास होने से जो भी अणु द्रव के बूंद के अंदर जितने भी अणु है वो एक दूसरे के साथ में किस बल से प्रभावित है? अंतर आणविक बल से प्रभावित है। उसी प्रकार से अगर किसी नाभिक का निर्माण हुआ है तो नाभिक का निर्माण किससे हुआ होगा? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से हुआ है। ये प्रोटॉन तथा जो न्यूट्रॉन जो होते हैं इन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों के बीच में कौन सा बल होता है? नाभिकीय बल होगा। तथा इस बल की जो रेंज होती है या कोटि होती है वो क्या होती है? 10⁻⁻15 मीटर, जो कि इस अंतर आणविक बल के समान ही होती है। तो जिस प्रकार से किसी भी द्रव की बूंद के अंदर द्रव की बूंद के अणु जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ अंतर आणविक बल से प्रभावित होते हैं, उसी प्रकार से किसी नाभिक के निर्माण में जो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का योगदान होता है वो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन भी जो होते हैं वो किसके द्वारा प्रभावित होते हैं? एक नाभिक के बल के द्वारा प्रभावित होते हैं। तथा इन दोनों का जो रेंज होती है अंतर आणविक बल की द्रव बूंद के अंदर और नाभिक के बल की किसी नाभिक के अंदर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के बीच में उन दोनों की रेंज कितनी होती है? इन दोनों की रेंज जो होती है वो कितनी होती है? 10⁻⁻15 मीटर होती है। ये तो इसका तीसरा पॉइंट होगा। तीसरी अभिक्रिया कर दी। चौथी, किसी भी नाभिक या किसी भी द्रव बूंद नाम देखेंगे द्रव बूंद के अंदर क्या होगा? किसी भी द्रव बूंद का निर्माण हुआ है तो हम देख रहे हैं उसकी आकृति कैसी? गोलीय आकृति, क्योंकि सिमेट्रिक होती है। तो हम किसी भी अगर द्रव बूंद का मॉडल पढ़ रहे हैं या किसी बूंद को लेते हैं तो उस बूंद को लेते वो किस आकृति की होती है? गोलीय आकृति की है। तो उसी प्रकार से हम क्या मान सकते हैं? नाभिक भी किस आकृति का हो सकता है? गोलीय आकृति का हो सकता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि इनका घनत्व जो होता है उसका मान क्या होता है? नियत होता है। और इसके घनत्व का मान नियत होने को क्या कर होता है? क्योंकि द्रव की बूंद के अंदर जो द्रव होता है उसके अणुओं का वितरण एक समान रूप से होना, मतलब किसी भी द्रव बूंद का घनत्व या द्रव की बूंद है उसका घनत्व स्थिर होने का कारण क्या है? उसके अंदर जितने भी अणु है उन सबका वितरण क्या है? इसके अंदर एक समान रूप से। तो
हमने जो नाभिक को द्रव की बूंद के समान माना है, तो इसका मतलब नाभिक का घनत्व क्या है? स्थिर है। और जिसका मान हमने जब निकाला था प्रश्न के अंदर वो कितना आया था? 10⁻17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब आया था। ये ऐसा क्यों होता है? इसका कारण ये है कि जिस प्रकार से द्रव बूंद के अंदर द्रव के अणुओं का वितरण पूरी गोली आकृति में एक समान रूप से होता है, उसी प्रकार से नाभिक के अंदर आवेशों का वितरण क्या होता है? आवेशों का वितरण एक समान रूप से ये तो इनके अंदर जो इनके अंदर आवेश और घनत्व था उसके बारे में द्रव बूंद मॉडल के द्वारा बताएगा। अब अगली अभिप्रायता जो थी इस मॉडल की वो यह थी कि कोई भी द्रव बूंद है तो हम लोगों को मालूम है द्रव बूंद है तो उसके ऊपर प्रश्न के कारण प्रश्न ना उत्पन्न होगा, और प्रश्न ना हमको मालूम हो तो वो क्या करता है, किसी भी बूंद या कोई भी द्रव है उसके क्षेत्रफल को न्यूनतम से न्यूनतम करने की कोशिश करता है। तो द्रव की बूंद को प्रश्न तनाव भी हमें तनाव बन लगता है जो कि इसके क्षेत्रफल को कम करने की कोशिश करता है। उसी प्रकार से जो नाभिक होता है उसके क्षेत्रफल को न्यूनतम करने के लिए उसके ऊपर क्या होता है, विभव प्राचीर। प्रश्न के कारण एक प्रश्न विभव उत्पन्न होता है जो कि विभव प्राचीर के रूप में उसके प्रश्न के ऊपर प्रश्न होता है। तो पांचवा पॉइंट या पांचवा अभिप्राय थी वो क्या थी, प्रश्न तनाव के कारण द्रव बूंद के ऊपर तनाव बल उत्पन्न होना, जो कि नाभिक में पृष्ठ पर विभव प्राचीर के रूप में होती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर हम नाभिक को द्रव की बूंद के समान माने तो जिस प्रकार से पृष्ठ तनाव के कारण द्रव की बूंद के ऊपर तनाव बल उत्पन्न होता है, उसी प्रकार से नाभिक के पृष्ठ के ऊपर पृष्ठ तनाव के कारण विभव प्राचीर उत्पन्न हो जाती है जो कि उसके क्षेत्रफल को न्यूनतम करने की कोशिश करती है। और दूसरी चीज ये कि हम लोगों को मालूम है कि क्षेत्रफल तो गोली आकृति है, नियमित आकृति तब तो उसका क्षेत्रफल तो न्यूनतम होगा। दूसरी चीज ये कि जब हमने पढ़ा इस नाभिक को द्रव बूंद के समान माना तो हम लोगों को मालूम है द्रव की बूंद जो होगी या कोई भी द्रव जो होता है हमेशा जरूरी नहीं जल ही हो, उसमें कोई और भी द्रव की बूंद हो सकती है, तेल भी हो सकता है और भी कुछ भी हो सकता है। तो जो द्रव की बूंद होती है उसको असंपीडित माना जाता है। असंपीडित मानने का क्या कारण होता है, क्योंकि नाभिक और द्रव की बूंद को जब हमें एक समान माना है तो हम लोगों को मालूम होगा नाभिक के अंदर नाभिक के बल का मान इतना अधिक होता है या अंतराणु बलों का मान द्रव बूंद इतना अधिक होता है कि ये एक दूसरे की तरफ या एक दूसरे के समान हो जब उनको मानते हैं तो जब उनके ऊपर बाहर से कोई भी बल लगाए तो ये कैसे होंगे, असंपीडित होंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो नाभिक तथा द्रव की बूंद कैसे होती है, असंपीडित। मतलब अगर इनको बाहर से बल लगाया जाए तो इनको संपीड़ित नहीं किया जा सकता, इनको दबाया नहीं जा सकता। अब अगला पॉइंट जो ये है जो अभिप्राय करते इस मॉडल की वो यह थी कि अगर हम किसी भी द्रव को बाहर से एनर्जी दे या किसी भी द्रव को हमने बाहर से एनर्जी दी या किसी नाभिक को बाहर से एनर्जी दी तो उस कंडीशन में नाभिक या कोई भी द्रव की बूंद जो होती है वो किस दो छोटे छोटे बूंदों के रूप जैसे कि मान लो एक बड़ी बूंद है द्रव की, अगर इसको आपने क्या दी, ऊर्जा दी, तो ऊर्जा के कंडीशन में क्या होगा, छोटी छोटी बूंदों में टूट जाएगी। या फिर आप ये किसी पृष्ठ तनाव की कंडीशन में भी या अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम करने के कारण क्या होती है, छोटे छोटे बूंदों में टूट जाती है। तो उसी प्रकार से अगर हम किसी नाभिक को भी अगर बाहर से ऊर्जा देते हैं तो वो नाभिक भी क्या होता है, छोटे छोटे नाभिकों के अंदर विखंडित हो जाता है या विभाजित हो जाता है। नाभिकों का इस प्रकार से एक बड़े नाभिक का इस प्रकार से छोटे नाभिकों में विभाजित होना क्या कहलाएगा, नाभिक का विखंडन कहलाता है। मतलब बाहर से ऊर्जा देने पर बड़ा नाभिक
छोटे नाभिकों में विभाजित हो जाता है, जिसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। जिस प्रकार से नाभिकीय विखंडन के अंदर हमने बाहर से ऊर्जा दी, उस वजह से वो क्या हुए, अलग अलग नाभिकों में टूट गए। उसी प्रकार से अगर बहुत सारे द्रव की बूंदों को एक साथ में इकट्ठा किया जाए तो वो किस रूप में बदल जाती है, एक बड़ी सी बूंद में बदल जाती है। उसी प्रकार से अगर हम छोटे छोटे नाभिकों को एक जगह पे इकट्ठे करें या एक दूसरे के साथ में एक दूसरे के संपर्क में लाते तो वो भी मिलकर एक बड़े से नाभिक का निर्माण करते हैं। और इस प्रक्रिया या इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया बोलते हैं। जिसमें क्या होता है, जिस प्रकार से द्रव की बूंद के अंदर अलग अलग द्रव के अणु क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ युग्मन करके एक दूसरे के साथ जुड़कर एक द्रव की बूंद का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार से नाभिक के अंदर अलग अलग नाभिक जो होते हैं, छोटे छोटे नाभिक, वो एक दूसरे के साथ में युग्मन करके एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, जिसे हम नाभिकीय संलयन बोलते हैं। मतलब 8वां पॉइंट जो होगा वो नाभिकीय संलयन के ऊपर डिपेंड होगा। 7वां पॉइंट था या 7वीं अभिक्रिया थी इस मॉडल की, वो थी अलग अलग टुकड़ों के नाभिक का विभाजित होना, जब उसको हम बाहर से कोई एनर्जी देते हैं। तो 8वां पॉइंट जो है वो नाभिकीय युग्मन, छोटे नाभिकों का युग्मन तथा बड़े नाभिक का निर्माण, जिसे हम क्या बोलेंगे, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। हम ये जो मॉडल था इसमें जो 8 अभिक्रिया थी वो ये वजह से करती थी कि किस प्रकार से अगर किसी भी नाभिक को हम द्रव बूंद के समान माने तो जिस प्रकार से किसी भी द्रव की बूंद को बाहर से संपीड़ित नहीं किया जा सकता, ऐसा द्रव जिसको हम संपीड़ित नहीं कर सकते, वो द्रव जो होता है वो द्रव की बूंद किसके समान होती है, एक नाभिक के समान होती है। दूसरा पॉइंट क्या, दूसरी जो अभिक्रिया थी उसके अनुसार कोई भी नाभिक जो होता है उसके सारे के सारे अणु जो होते हैं वो किसके द्वारा, अंतराणु बलों के द्वारा जुड़े हुए होते हैं या उनके बीच में अंतराणु बल कार्य करता है, जिस वजह से प्रत्येक नाभिक जो होता है वो अपने पास वाले नाभिक के सामने अंतराणु बल के प्रभाव में होता है। उसी प्रकार से जो नाभिक जो होता है उस नाभिक के अंदर जितने भी अवयव होते हैं, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, वो एक दूसरे के सामने नाभिक के बल के द्वारा जुड़े हुए होते हैं या उनके बीच में जो अन्य क्रिया होती है वो नाभिक के बल की अन्य क्रिया होती है। इस वजह से सभी प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ में नाभिक के बल के प्रभाव में होते हैं। तीसरी अभिक्रिया यह थी कि किसी भी नाभिक या द्रव, अगर किसी नाभिक को द्रव बूंद के समान मानना जाए तो उस नाभिक की जो त्रिज्या जो होती है या नाभिक को अगर गोलीय आकृति के समान, द्रव बूंद के समान गोलीय आकृति के अंदर मानना जाए तो उसकी जो त्रिज्या जो होती है वो किसके द्वारा r बराबर r0 की पावर 1/3 के द्वारा मापी जा सकती है। उसके बाद चौथी अभिक्रिया जो थी वो उनके घनत्व के बारे में थी, जो कि वो यह प्रदर्शित करती है किसी नाभिक का घनत्व स्थिर होता है या किसी द्रव बूंद का घनत्व स्थिर होता है। उसका कारण ये होता है कि द्रव बूंद या किसी नाभिक के स्थिर होने के कारण उनके अंदर द्रव बूंद के अंदर उसके द्रव के अणुओं का एक समान रूप से गोलीय आकृति या एक सममित आकृति के अंदर विकीर्ण होना, या फिर किसी भी नाभिक के अंदर उसके सभी अवयवों का एक नियमित आकृति के अंदर एक समान रूप से वितरण होना उनके घनत्व का स्थिर होने का कारण होता है। और किसी नाभिक के लिए जो घनत्व होता है उसका मान हमने फर्स्ट यूनिट के अंदर 10⁻17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब निकाला था। उसके बाद में जो अगली अभिक्रिया थी वो इस द्रव बूंद मॉडल की वो ये थी कि किसी भी द्रव की नियमित या एक न्यूनतम क्षेत्रफल होने का कारण जो होता है वो उसके ऊपर पृष्ठ तनाव होता है। उस पृष्ठ तनाव के कारण उस द्रव की बूंद के ऊपर एक तनाव बल उत्पन्न होता है। उसी प्रकार से नाभिकीय पृष्ठ के ऊपर भी एक विभव उत्पन्न होता है, जो कि उसके अंदर विभव प्राचीर के रूप में होता है तथा उसके क्षेत्रफल को न्यूनतम या एक सममित आकृति के रूप में बनाया जाता है। छठा पॉइंट था जो 7वां पॉइंट था वो था नाभिकीय विखंडन के ऊपर। नाभिकीय विखंडन से मतलब है अगर किसी भी नाभिक को हम बड़े नाभिक को बाहर से ऊर्जा देते हैं तो वो ऊर्जा ग्रहण करके क्या करता है, छोटे छोटे नाभिकों के अंदर टूट जाता है। यह प्रक्रिया जो है उसे हम क्या बोलते हैं,
जो कि द्रव बूंद के अंदर भी होती है कि जैसे कि द्रव की बूंद को अगर हम बाहर से एनर्जी लेते हैं तो वो क्या होती है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। उसी प्रकार से नाभिक भी क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, जिससे कि हम क्या बोलते हैं, नाभिकीय विकीर्ण कहते हैं। नाभिकीय युग्मन के अंदर अगर किसी नाभिक दो छोटे छोटे नाभिकों को नजदीक लाया जाए या उनको एक दूसरे के साथ विकृत किया जाए तो एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, जिसे नाभिकीय संलयन कहते हैं, जो कि एक द्रव बूंद के अंदर भी होता है। जब हम छोटी छोटी द्रव की बूंदों को इकट्ठा करते हैं तो प्रश्न नाव के कारण वो अपने क्षेत्रफल को कम करने के लिए एक बड़ी बूंद का निर्माण करती है। उसी प्रकार से नाभिक के अंदर क्या होता है, युग्मन के कारण एक बड़े नाभिक का निर्माण हो जाता है, जिसे हम कौन सी प्रक्रिया बोलते हैं, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। अब इस मॉडल की भी कुछ कमियां थी, उसमें संलयन भी बताया, नाभिकीय संलयन, इस मॉडल में नाभिकीय संलयन को भी बताया गया और विखंडन को भी बताया गया। और ये जो नाभिकीय संलयन तथा नाभिकीय विखंडन था, ये जो सब सारी की सारी चीजें क्या थी, ये इस नाभिक के स्वरूप के बारे में थी, तो ये तो इसके गुण थे, पर इसकी कमियां क्या थी। अब आप देखिए कि अगर किसी भी नाभिक से बड़े नाभिक का निर्माण हो रहा है तो इसका मतलब वो उत्तेजित अवस्था में जा रहा है, तो जिस एनर्जी के कारण वो उत्तेजित अवस्था में या एनर्जी का जो उत्तेजन हो रहा है या नाभिक जिस उत्तेजित अवस्था में आ रहा है, उस उत्तेजित अवस्था के बारे में, किसी भी नाभिक की उत्तेजित अवस्था के बारे में इस मॉडल के द्वारा नहीं बताया, बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती। वो इस नाभिक के मॉडल की सबसे बड़ी कमी थी। मतलब जो इसकी कमी थी, कमी सबसे पहली तो ये किसी भी नाभिक के स्थितियों के बारे में नहीं बताता। दूसरी, यह नाभिक की उत्तेजित अवस्था, मतलब नाभिक एक्साइटेड अवस्था में है या फिर मूल अवस्था में है, वो किस अवस्था में उपस्थित है उसके बारे में भी, इसके बारे में इस मॉडल के द्वारा कोई जानकारी दी जाती है। उत्तेजित अवस्था के बारे में कोई जानकारी नहीं प्राप्त होती है। मैंने आप लोगों को इस मॉडल के अंदर जो इसकी खास अभिप्राय क्या थी, जो इस मॉडल के अंदर जो समझने लायक चीज थी, वो सारी मैंने आप लोगों को बता दी। लेकिन जो इसके अंदर इसकी थ्योरी होगी वो आप लोगों को पीडीएफ के रूप में, नोट्स के रूप में मिल जाएगी, जो कि आपके नोट्सों के ऊपर डाल दी जाएगी। तो इस मॉडल के जो मेन पॉइंट थे वो मैंने बता दिया। पहला पॉइंट तो नाभिक को कैसा द्रव बूंद के समान माना गया, जो कि कैसा गोली आकृति है, एक सममित आकृति के अंदर होता है, और द्रव बूंद को ऐसी द्रव बूंद के समान या किसी नाभिक को ऐसी द्रव बूंद के समान माना गया जो कि असंपीड्य होती है। दूसरी चीज, इनके बीच में क्या होता है, अंतराणिक बल होते हैं तथा जो कि नाभिकीय बल के समान होते हैं, जिनकी लंबाई 10 मीटर होती है, तथा किसी नाभिक को अगर गोली आकृति एक सममित आकृति के रूप में माना जाए तो उसकी जो रेडियस होती है उसको r/r से मापा जाता है। उसके बाद में उसके घनत्व को इस्तेमाल के कारण इसके अंदर जो जिस प्रकार से अणुओं का द्रव बूंद के अंदर वितरण एक समान रूप से होता है, उस प्रकार से नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का वितरण एक समान रूप से होता है। तीसरी, इनकी नियमित आकृति या गोली सममित आकृति होती है, उस वजह से द्रव बूंद के अंदर एक प्रश्न तनाव उत्पन्न होता है। उस प्रश्न तनाव के कारण, तनाव बल के कारण उनकी आकृति कैसी होती है, नियमित या एक न्यूनतम क्षेत्रफल वाली आकृति होती है। उसी प्रकार से नाभिक के पृष्ठ के ऊपर प्रश्न तनाव के कारण विभव प्राचीर उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि बाहर से कोई भी एनर्जी अगर हम बड़े नाभिक को या द्रव की बूंद को देते हैं तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं या छोटे नाभिकों का निर्माण करते हैं, जिसे नाभिक के विखंडन बोलते हैं। तथा नाभिक के संलयन जो नाभिकों के युग्मन के कारण होता है, ये सारे के सारे क्या थे, इसके गुण या इसके लाभ के नाभिक मॉडल थे। नाम बोल सकते ये इसकी प्रॉपर्टी थी, लेकिन जो इसकी प्रॉपर्टी या जो इसके अवगुण थे वो ये थे कि एक तो ये किसी भी नाभिक, बड़ा नाभिक या छोटा नाभिक है, उसके स्थायित्व के बारे में नहीं बताता कि वो समस्थानिक है या नहीं है, उन सब चीजों के बारे में बताता। दूसरी चीज, वो नाभिक किस अवस्था में, उत्तेजित अवस्था में या मूल अवस्था में, उसके बारे में भी इस मॉडल के द्वारा कोई भी जानकारी नहीं दी जा सकती। या फिर हम ये कह सकते हैं कि नाभिक के अंदर कितनी ऊर्जा अवस्था है, उसके बारे में भी इस मॉडल के द्वारा कोई भी जानकारी नहीं प्रदान की जा सकती।